Hello everyone, welcome to the Engraver classes. This is your NCERT Polity 8th class and today we are starting 4th chapter Understanding Law. In previous chapter we have studied that why do we need the parliament and what are the functions of the parliament and how does it work. ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि कोई भी जो रूल है गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करती है. गवर्नमेंट हैज़ अथॉरिटी टू मेक द रूल्स एंड हाउ डज दीज रूल्स आर मेड in the parliament. And what is the parliament? A place where MPs are sitting and discussing, debating over a point, over a issue, and then afterwards it will be make a law. ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी. That means पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज. लेकिन क्या ये जो लॉज हैं हर किसी पर अप्लाई होंगे? डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन? हाउ डू न्यू लॉज कम इन टू बींग, यानी कि जो नए लॉज हैं कैसे ज़रूरत महसूस होती है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो नए लॉज हैं उनको बनाना अब हमें पड़ेगा. कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल? क्या कुछ ऐसे लॉज भी हैं जो कंट्रोवर्शियल हो? दैट मीन्स पब्लिक जो है उनको सपोर्ट नहीं करती हो, पब्लिक उसको अपनी फेवर में नहीं मानती, उनको अपोज करती हो. What should we as a citizens do under such circumstances? और अगर ऐसी सिचुएशंस हैं, यानी कि कुछ रूल्स अगर ऐसे हैं जिनको हम फॉलो नहीं करना चाहते या हमें लगता है कि वो हमारी फेवर में नहीं है, तो हम उस सिचुएशन में क्या करें? जैसे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम पढ़ते हैं ना कि दैट वी आर इन अ डेमोक्रेसी एंड वी कैन अपोज, वी हैव द राइट टू अपोज. तो क्या हमें उस सिचुएशन में करना चाहिए? सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट. Here a situation is given in which it is mentioned that a government authority, a government official is there and who is helping his son who has committed a crime. तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसने कोई क्राइम कमिट किया है और जो उसके फादर हैं वो उसकी हेल्प कर रहे हैं. सपोज इन योर स्कूल योर प्रिंसिपल सन और डॉटर इज़ एडमिटेड इन योर क्लास एंड वॉट एवर मिस्टेक ही इज़ कमिटिंग ही हैज़ बीइंग नॉट बीइंग पनिश्ड. कोई भी बच्चा जो सेम मिस्टेक करता है उसको पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन आपके प्रिंसिपल के बच्चे को पनिशमेंट नहीं मिलती है जस्ट बिकॉज ही इज़ द सन और डॉटर ऑफ द प्रिंसिपल. सो इज़ इट ओके? आपको लगता है कि ये जो एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है वो सही है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, वी आर इन द डेमोक्रेसी. सो दिस इज़ नॉट ओके. ये हम जानते हैं ना. आप लोग क्या कहोगे? ये तो अच्छी बात नहीं है ना? तो दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ द वॉलेशन ऑफ द लॉ, यानी कि कानून की अवहेलना. ये क्लियर तौर पर है. वाई? बिकॉज द रूल सेज दैट ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. जो भी लोग हैं वो क्या हैं? कानून के आगे समान हैं. क्यों? क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त सभी लोग इसी बात पर सहमत हुए थे दैट देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर, यानी कि मन मर्जी किसी की नहीं होनी चाहिए जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया होगा. क्योंकि हम मन मर्जी पहले ही भुगत चुके थे. जो ब्रिटिश रूल था, जो ब्रिटिश इंडिया की हम बात करते हैं, उसमें हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की मन मर्जी को झेल रहे थे. तो जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके मेंबर्स थे, दे हैव डिसाइडेड दैट देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. So they made what all persons in independent India are equal before the law. ऐसा ही नियम बनाए जाए, ऐसे कानून बनाए जाएं और उन कानून के आगे सभी लोग इक्वल, यानी कि कानून सबके लिए सही तरीके से, समान तरीके से लागू हो. और ये जो कानून है वो क्या होगा? The law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, their caste और their gender. यानी कि जेंडर, कास्ट, रिलीजन किसी भी बेस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा. What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens. यही तो रूल ऑफ लॉ होगा ना. कानून का शासन, यानी कि जो कानून है वो सब पर एक जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा. नो वन कैन अबव द लॉ. उस कानून से ऊपर कोई भी नहीं है. नीदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. प्रेसिडेंट कौन होते हैं? सबसे बड़े, हम कहते हैं ना किसी देश के सबसे बड़ा जो फर्स्ट पर्सन होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है. सबसे बड़े होते हैं. लेकिन उनके लिए भी जो कानून है वो वही होगा जो बाकी के लोगों के लिए होगा. यही तो रूल ऑफ लॉ है. तो ये चीज़ें हमारे कानून के अंदर मेंशन की गई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई हैं. एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज अ प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड. बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस? यानी कि जो भी गिल्ट है, यानी कि जो भी क्राइम
क्राइम किया है, किसी ने कमिट किया है, कोई भी गलती की है, तो जो भी उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए उसके पनिशमेंट डिक्लेयर होने तक, उसके गिल्टी डिक्लेयर होने तक, ऐसा नहीं कि किसी ने कहा दैट ही इज़ गिल्ट कि उसने कोई गलती की है, उसने कोई क्राइम किया और सब लोग उसको मान लेंगे। नो, देर इज़ अ प्रोसेस होता है पूरा, जो उसका पनिशमेंट है उसका डिसाइड होता है, स्पेसिफिक पनिशमेंट होता है। उस प्रोसेस के फॉलो करने के बाद अगर गिल्ट डिक्लेयर हो जाता है, यानी कि किसी का क्राइम डिक्लेयर हो जाता है, तो वो सबके लिए ही इक्वल है। ये कौन कहता है? हमारा कानून कहता है, हमारा संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है। लेकिन ये सिचुएशन शुरू से ऐसी नहीं थी। इन एंशियंट इंडिया यानी कि पुराने भारत की जब हम बात करते हैं, व्हेन द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस कम्युनिटीज़, हालांकि आज भी ये डिवाइडेड है, लेकिन उस समय जो होता था वो क्या था, किसी सेम क्राइम के लिए पनिशमेंट जो थे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए, अलग अलग हम कहें लेवल्स के लिए, सोसाइटी के जो लेवल्स होते थे उनके लिए अलग अलग होते थे। सपोज़ किसी ने कोई क्राइम किया, किसी ने चोरी की, तो जो लोअर क्लास के लोग होंगे उनको उस क्राइम के लिए बहुत हार्श पनिशमेंट मिलेगा, है ना, हो सकता है उसके हाथ काट दिए जाएं। लेकिन वहीं जो अपर क्लास के लोग होंगे, अगर उन्होंने सेम कोई क्राइम किया है, सपोज चोरी ही की है, तो उनको एक फाइन के उनके ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, भेदभाव हुआ अपर क्लास और लोअर क्लास में। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। इन सम केसेस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन्स रिसीव फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड, विद लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड। This slowly began to change as the system of law began to further evolve during the colonial period। यानी कि जो colonial period आया, यानी कि जो कॉलोनी का रूल हुआ, ब्रिटिश कॉलोनी का जो रूल हुआ, उस समय धीरे धीरे जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो चेंज किए गए और इस सारे सिस्टम को चेंज किया गया। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी है, दो डिस्प्यूट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे वो इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। उनका मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही जो है वो क्या किया, भारत में रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। दे प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर ऑफ इन ब्रिटिश इंडिया। और यहीं पर कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं दैट कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्रेरी। जो कॉलोनियल लॉ था वो क्या था, आर्बिट्रेरी था। आर्बिट्रेरी मतलब मन मर्जी का रूल था, यानी कि जो जैसा हम पिछले समय की बात कर रहे हैं कि अलग अलग सोसाइटी पर अलग अलग इम्प्लीमेंट होता था, तो जो ब्रिटिश रूल था वो भी मन मर्जी का था। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। ये सेडिशन एक्ट क्या था, इसमें ये था कि अगर जो भी रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, कोई लॉ इम्प्लीमेंट किया गया है, अगर इंडियंस उसको अपोज करते थे, ठीक है, उसका विरोध करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे उस लॉ को, तो उन इंडियंस को, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो उसका विरोध कर रहे हैं, उनको बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर लिया जाता था। बिना किसी ट्रायल मतलब देखिए अब क्या होता है, अगर कोई भी जुर्म किया जाता है तो पहले एफआईआर फाइल की जाती है, फिर जांच की जाती है, उसके बाद उसको जेल में डाला जाता है ना। लेकिन उस समय जो सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 था, इसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको प्रोटेस्ट करता है, उनके लॉज को क्रिटिसाइज करता है, तो उनको विदाउट एनी ट्रायल उनको अरेस्ट किया जा सकता है। इसी तरीके का यहाँ पर देखिए आप, एक रॉलेट एक्ट भी जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। कब किया गया था? 10 मार्च 1919 को। इसमें भी क्या था, इसमें भी यही कहा गया था कि जो भी इसका विरोध कर रहे थे बिना किसी ट्रायल के किसी को भी अरेस्ट करके जेल में डाला जा सकता था। अगर ये रूल जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो क्या होगा, मन मर्जी से गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश रूल के ऑफिसर्स थे, वो किसी को भी, यानी कि जो भी उनका विरोध कर रहे थे, बिना किसी अपराध के किसी को भी जेल में डाल सकते थे, है ना। तो जो भी हमारे नेशनलिस्ट थे, जैसे महात्मा गांधी थे या और भी जो लोग थे, इन्होंने सबने इसका विरोध किया। तो जो पंजाब है यहाँ पर इसका प्रोटेस्ट किया गया, यानी कि विरोध किया गया। एक्ट कंटिन्यूड क्वाइट एक्टिवली एंड ऑन अप्रैल 10 जो 10 मार्च 1919 को है, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया और इसका विरोध जो है वो कंटिन्यूसली किया गया। और 10 अप्रैल को ही जो दो लीडर्स थे, कौन कौन से, ये देखो यहाँ पर मेंशन किया गया, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन, इन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया। और इसी को, यही प्रोटेस्ट जो है और आगे बढ़ा और 13
13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में जो है प्रोटेस्ट करने के लिए लोग जो है अमृतसर में इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग के अंदर। और वहीं पर जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या किया, जो सिर्फ एकमात्र जो एग्जिट गेट था वहाँ पे उसको बंद कर दिया और अंदर लोगों के ऊपर अंधाधुंध जो है वो गोलियां चलाई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर मर गए, जिसे जलियांवाला कांड कहते हैं ना। तो ये सब आपने पढ़ा है, आपको ध्यान होगा। तो ये हम बात करें एक आर्बिट्रेरी एक्ट की, जैसे सेडिशन एक्ट 1870 है या रोलेट एक्ट है, ये क्या है, एक आर्बिट्रेरी रूल था ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम का। ठीक है, तो ये बताया गया कि किस तरीके से जो रूल्स थे उस समय मन मर्जी से इंप्लीमेंट कर दिए जाते थे। चलिए अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। देखो अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने इसको प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जैसे अभी हमने जलियांवाला बाग के अंदर देखा या जो सेडिशन एक्ट है उसमें हमने देखा। तो जब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होने लगा, लोग इकट्ठा होने लगे, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने लगे, तो क्या हुआ, ब्रिटिश रूल को इस बारे में कुछ चेंजेस करने पड़े। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जैसे वोट राइट टू वोट नहीं था, है ना, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने अपोज किया तो उनको धीरे धीरे, जैसे पहले जो रिच पर्सन थे, फिर जो एजुकेटेड पर्सन थे, उनको इंक्लूड किया गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको वो अंडर प्रेशर आई, यानी कि जब इंडियंस ने उसका विरोध किया और उन्होंने लॉ फॉर्म अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे, यानी कि जो रूल्स उनके लिए बनाए जा रहे हैं, इंडियंस के लिए बनाए जा रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग नहीं बनाए जा रहे हैं। सो टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, यानी कि इंडियंस जो थे, नेशनलिस्ट जो थे, लीडर्स जो थे, इन्होंने इन सबको अपोज किया। एंड बाय द एंड ऑफ द 19th century द इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगेन इमर्जिंग एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स, यानी कि जो कॉलोनियल कोर्ट थी वहाँ पर इंडियंस की रिस्पेक्ट, इंडियंस की सपोर्ट, इंडियंस के लिए लीगल जो एक्शन लिया जाए उन सब के लिए डिमांड होने लगी। एंड दे बिगेन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ द इंडियंस, यानी कि इंडियंस को भी जो उनके लीगल राइट्स थे उनको समझ आने लगा और उन्होंने उसकी डिमांड करना शुरू की। इसी के साथ साथ वहाँ की जो कोर्ट्स, उसमें इंडियन जजेस जो थे उनको अपॉइंट किया गया और उन्होंने भी जो है इंडियंस की फेवर में, यानी कि जो लीगल एक्शंस हैं उनको देना शुरू किया। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देयरफॉर देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियंस प्लेड अ मेजर रोल इन इवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो कॉलोनियल पीरियड के इस दौरान, उस समय में भी रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया। विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आज़ादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस समय जो था ये बात क्लियर माइंड में रखी गई, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनके जो लोग थे, उनके माइंड में ये चीज़ अच्छे से मेंशन की गई कि जो पार्लियामेंट काम करेगी वो लोगों के लिए सेंसिटिव होगी, लोगों के लिए जो है काम करेगी, लोगों के अकॉर्डिंग जो है, उनकी जो ज़रूरत है उनकी अकॉर्डिंग ही जो है रूल्स बनाए जाएंगे। तो दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑन विच आर रिप्रेजेंटेटिव्स बिगिन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, यानी कि देश के लिए जब कानून बन रहा है तो देश की ज़रूरत के हिसाब से ही कानून बने। और हर साल एवरी ईयर आर रिप्रेजेंटेटिव्स पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज अमेंड एग्जिस्टिंग वन, यानी कि हर साल जो है नए लॉज आते हैं, नई ज़रूरतें होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग नए नए लॉज बनते हैं और कुछ जो पुराने लॉज हैं उनमें भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस लाए जाते हैं। जैसे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आपने पढ़ा है ना, 6th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे पहले प्रॉपर्टी में जो है सिर्फ बेटों का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस एक्ट के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद बेटों के साथ साथ डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, यानी कि जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें बेटियों का और उनकी मदर का, यानी कि दोनों का हिस्सा भी बराबरी का है। ठीक है, तो इस तरीके से ही जैसे पॉल्यूशन की हम बात करें या एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अलग अलग टाइम पर जो है अलग अलग रूल्स वो आते गए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो नए रूल्स हैं या नए लॉज की डिमांड है वो कैसे आती है। ठीक है, कैसे महसूस होता है कि जो नए रूल्स हैं उनकी अब हमें ज़रूरत है। क्लियर? चलिए, ये एक्सरसाइज आपको साथ में दी गई। स्टेट वन रीजन व्हाई यू थिंक द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 वाज आर्बिट्रेरी।
आर्बिट्रेरी मैंने आपको बताया क्या होता है, मनमाना। इन वॉट वेज डज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 कॉन्ट्राडिक्ट द रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये सेडिशन एक्ट? तो ये क्या हमने पढ़ा, जैसे सेडिशन एक्ट जो है वो क्या है, मनमर्जी का रूल है कि किसी को भी उठाओ और जेल में डाल दो। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, जो भी इसको अपोज करेगा, जो भी इसको क्रिटिसाइज करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, सबको क्या कर देगी, वो जेल में डाल देगी, है ना। तो मनमर्जी का ही तो रूल हुआ ये। तो इसमें इस तरीके से क्या है, ये सेडिशन एक्ट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट है रूल ऑफ लॉ के। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है, ये आप इसको पढ़ लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो नया रूल है उसकी ज़रूरत हमें कैसे महसूस होती है। द पार्लियामेंट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस एंड इज ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ। यानी कि हमारी सोसाइटी के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो बताते हैं कि किस लॉ की ज़रूरत है। एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी। अभी एक आपको स्टोरी आगे दी जाएगी, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से एक नए लॉ की डिमांड अराइज होती है और कैसे फिर उसके ऊपर काम होता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। यहाँ पर हम पहले डोमेस्टिक वायलेंस को पढ़ते हैं। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जनरली रेफर्स टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल, यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। अगर हम पहले की डेफिनेशन की बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा, यानी कि जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को थ्रेट करता है, धमकाता है या उसके साथ मारपीट करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। एंड इंजरी में बी कॉज्ड बाय फिजिकली बीटिंग अप द वुमेन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर। तो ये जो बीटिंग है, इंजरी है, इंजरी यानी कि जो उसको चोट पहुंचाई जा रही है, फिजिकली भी हो सकती है और इमोशनली भी हो सकती है, यानी कि उसको बुरा बुला कहकर मेंटली टॉर्चर किया जाए। ठीक है। अब्यूज ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्शुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज़। तो अब्यूज़ से मतलब या इंजरी से मतलब सिर्फ मारपीट से ही नहीं है, उसको बुरा भला कहा जाए, उसको सेक्सुअली एजॉल्ट किया जाए या इकोनॉमिकली जो है अब्यूज़ किया जाए। इकोनॉमी यानी कि उसको प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया जाए, घर से बाहर निकाल दिया जाए, उसको खर्चा पानी नहीं दिया जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती हैं। The Protection of Women for Domestic Violence Act 2005 extends the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence. Perpetrating यानी कि जो commit कर रहा है, violence कर रहा है, ठीक है। तो पहले जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के अगेंस्ट कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब इस पूरे एक्ट को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में सिर्फ वाइफ को ही नहीं बल्कि उनके घर के अंदर जो भी लेडीज़ हैं उन सबको, वुमेन को, सभी वुमेन को इंक्लूड किया गया जिनके अगेंस्ट जो है वायलेंस कमिट किया जा रहा है। ठीक है। तो आगे आपकी एक स्टोरी है, उस स्टोरी के थ्रू हम सारी चीज़ें समझते हैं। अब ये स्टोरी आपको मैं पूरी एक्सप्लेन नहीं करूँगी वर्ड टू वर्ड, आपको शॉर्ट में मैं समझाती हूँ। देखिए, ये 2 फ्रेंड्स आदे, ये 2 फ्रेंड्स हैं, ये आपस में डिस्कस कर रही हैं। कुसुम एंड शाज़िया आर देयर नेम, और ये किसी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की वर्कर्स हैं। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले 1991 टाइम पीरियड आपको साथ लेके चलना है। देखो, अप्रैल 1991 की एक बात है। ठीक है। इस समय कोई 2 लेडीज़ जो हैं, दो फीमेल हैं, 2 वुमेन हैं, आपको 2 लेडीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये इस वुमेन ऑर्गेनाइज़र के पास आती हैं, वर्कर के पास आती हैं और अपनी प्रॉब्लम बताती हैं। द वन इज सेइंग दैट आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माय सन एंड माय डॉटर इन लॉ। एक तो क्या कह रही है कि मेरे बेटा और बहू जो है वो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, वर्बली अब्यूज़ करते हैं, और मेरे बैंक अकाउंट, मेरा जो पैसा है सारा कुछ मुझसे ले लिया और मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं दे रही। यहीं पर ये जो दूसरी लेडी है ये क्या कहती है, देखो, माय हस्बैंड बीट्स मी अप, जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे साथ मारपीट करता है। और साथ ही वुमेन कहती हैं कि हम कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें डर है। अब जो वुमेन होती है उनको ये भी तो डर होता है ना कि हमारी सोसाइटी में बेइज्जती होगी, है ना, हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसे बहुत सारे केसेस जब इसके पास में कंटिन्यूसली आते हैं तो ये लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं, पब्लिक हियरिंग करते हैं ये। ठीक है। इस तरह के केसेस के ऊपर पब्लिक हियरिंग करते हैं, वुमेन के केसेस सुनते हैं, उनके साथ जो अत्याचार होता है उनके बारे में बात करते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि आपको आवाज़ उठानी है, ठीक है, आपको अपने लिए बोलना है। तो इन सब चीज़ों, ये पब्लिक जो हियरिंग होती है, इसके बाद में इन सब से अवेयर होकर के जो हमारे लॉयर्स हैं, ये देखो एक टाइमलाइन हमें साथ के साथ लेके चलनी, 1990s है ना। अभी हमने कहाँ देखा था, देखो ऊपर वाला टाइम पीरियड क्या था, देखो
ये कब की बात है, 1991 की। इसी तरीके से 1990 से हम देख रहे हैं कि ये जो है क्या चलती आ रही, पब्लिक हियरिंग कंटिन्यूसली चल रही है ना। अब आगे क्या होता है, देखो यहाँ पर आप देखो 1999 आ गया, ठीक है, 91 90s, अब क्या आ गया 99, 9 सालों बाद, 9 साल तक ये जो है लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। तब जाकर के कहीं जो हमारे लॉयर्स हैं या हमारे जो एक्टिविस्ट हैं वो सब मिल करके एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक रफ जो है एक परफॉर्मा तैयार करते हैं, ठीक है। उसमें क्या बताते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी डेफिनेशन देते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, जिसमें फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल अब्यूज़ को इंक्लूड करते हैं और डिमांड करते हैं कि एक ऐसा लॉ बनना चाहिए विच कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन अ शेयर डोमेस्टिक स्पेस। यानी कि यहाँ पर जैसे भी ऊपर वाले केस में हमने देखा कि एक मदर कंप्लेन कर रही है ना, और पीछे हमने क्या पढ़ा था, जब एक हस्बैंड वाइफ के साथ कर रहा है तो मदर वो भी तो एक फीमेल है, वुमेन है। तो इन्होंने कहा कि जितनी भी फीमेल रह रही, जो भी वुमेन वहाँ पर रह रही हैं जिनके साथ ये अत्याचार हो रहा है, उन सबको इन्वॉल्व किया जाए। दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग एविक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, और हाँ घर के अंदर होने वाली जितनी भी हिंसा है उनसे उनको बचाना चाहिए। व्हाट अबाउट सम मॉनिटरी रिलीफ, यानी कि मॉनिटरी रिलीफ भी जो है उनको मिलना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा जो है वो भी उनका होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखो, ये सब लोग जो है यहाँ पर बैठ कर के क्या कर रहे हैं, ये डिस्कस करते हैं। कब कर रहे हैं, देखो 99, अभी डिस्कशन ही चल रहा है, अभी कोई रूल नहीं बना है, अभी तो देखो क्या क्या होगा, है ना। तो ये सब डिस्कशन होता है, तो एक रफ जो है एक जो फॉर्मेट है वो तैयार करते हैं। फिर क्या होती हैं, देखो फिर से जो मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स कंटिन्यूसली चल रही हैं, जो वुमेन मूवमेंट चला रही हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस, ये बैठ कर के क्या करते हैं, मीटिंग्स करती हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, यानी कि पहले डोमेस्टिक वायलेंस इन्होंने डिफाइन किया और इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डिमांड्स हैं, उनको उन्होंने डिस्कस किया। फिर इन्होंने कहा द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट सून, और तब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, बात करती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं कि अब हमें ऐसे किसी रूल को बनाने की ज़रूरत है जो इन वुमेन को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो फाइनली जो बिल है वो बिल, यानी कि जो एक रफ परफॉर्मा है वो 2002, देखो 90s, 91, 99, अब 2002 में जाकर के ये पार्लियामेंट में पहुंचता है ना। अभी भी क्या है, ये बिल है। बिल क्या होता है, बिल और लॉ में डिफरेंस आपको पता है। बिल एक रफ फॉर्मेट हम कहते हैं, है ना, और जो लॉ है, जो एक्ट है, वो फाइनली जो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। बिल में चेंजेस हो सकते हैं, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, क्लियर। तो द बिल हैज़ नन ऑफ वॉट वी हैव बीन सजेस्टिंग, लेकिन अब ये जो बिल 2002 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें भी क्या है, जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो डिमांड कर रही थी उनको इंक्लूड नहीं किया गया, जो उनकी डिमांड्स थी, जो उनके रिक्वायरमेंट थे, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो फिर से प्रोटेस्ट करती हैं कि ये जो बिल है ये हमारी फेवर में नहीं है, हमें इसको अपोज करना है। जो प्रेजेंट फॉर्म में ये बिल प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में, ये वो नहीं है जो हम चाहते हैं। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड कुड ऑल्सो स्टार्ट ऑनलाइन पिटिशन। तो ये क्या करती हैं, फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्या होता है, मीडिया के थ्रू हमने पढ़ा है क्या होता है, ये अपनी बात को लोगों तक पहुंचाती हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाती हैं, पार्लियामेंट में ये इश्यूज बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो इनके डिमांड्स हैं उस बिल के अंदर, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको ये क्या करती हैं, मेंशन करवाती हैं। तो फाइनली एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है पार्लियामेंट की, जो अब हमने पढ़ा ना पार्लियामेंट क्या करती है, लॉज बनाने का काम करती है, जहाँ पर जो एमपीज है, वेदर दीज आर ऑफ रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, दे डिबेट, दे डिस्कस ओवर द बिल, डिस्कस करते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी जो मिनिस्टर्स को सजेस्ट करती है, ऑर्डर करती है कि आप इस बिल में चेंजेस कीजिए, इसमें अमेंडमेंट कीजिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपनी बात रखती हैं कि जो प्रेजेंट बिल है इसको चेंज किया जाए। ये जो बिल अभी आप प्रेजेंट कर रही हैं हम इसके साथ सहमत नहीं, वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज, जो यहाँ पर लिखी गई है। द लॉज नीड टू प्रोवाइड फॉर टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों की कस्टडी के लिए भी जो है यहाँ पर कुछ रूल्स बनने चाहिए। तो ये देखो डिस्कशन फिर से होता है यहाँ पर। और फाइनली इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू दी राज्यसभा। स्टैंडिंग कमेटी जो है वो राज्यसभा के पास ये बिल जो है वो भेज देती है। अब आपने पढ़ा है राज्यसभा क्या करती है, जो बिल आता है उसको फाइनलाइज करती है, या उसमें जो चेंजेस करने होते हैं उसके लिए क्या करती है, उसको वापस भेजती है ना। तो
दीज वर ऑल्सो टेबल्ड इन दी लोकसभा, लोकसभा में भी चलती हैं ये सब बातें, यहाँ तक भी पहुँचती हैं. द कमिटीज रिपोर्ट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द वुमेन्स ग्रुप, यानी कि जो वुमेन का जो ग्रुप है वहाँ पर इन सब डिमांड्स को इन दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है. और फाइनली जो नया बिल है वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2005. 2005 में जो पुराना बिल है उसमें चेंजेस करके नया बिल जो वो प्रेजेंट कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इट वाज सेंट टू दी प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट. और फाइनली जो है आप जानते हैं कौन मुहर लगाता है उसके ऊपर, प्रेसिडेंट. जब प्रेसिडेंट उसे अप्रूवल दे देते हैं फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बिल एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है ना. सो द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006. तो देखो कहाँ से बात शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी 1990 से, है ना, 1990 से. आज हमारा जो पेन है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ी आपको दिक्कत आएगी. ओके, तो 1990 से शुरू हुआ था और कहाँ चला गया ये 2006 में. क्लियर, 1990. ये देखो पेन की थोड़ी इशू है. ओके, तो चलो हम सीधा ही करते हैं, लिखने का काम आज नहीं करते. तो इस तरीके से आपने देखा कि किसने डिमांड की थी, देखो पब्लिक ने की, है ना. पब्लिक कहाँ गई, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस के पास में गई, वुमेन वर्कर्स जो थे उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, मीटिंग्स हुई. तो ये सब कौन है, पब्लिक ही तो है. इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी रूल की, किसी भी नए लॉ की जो डिमांड है, नीड है, वो कहाँ से, अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं सोसाइटी की, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो मुद्दा उठाते हैं कि इसकी ज़रूरत है. फिर उनके ऊपर डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, और फाइनली पार्लियामेंट में जो है इनको पास किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से जो है अक्टूबर 2006 एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन 2006 ये जो नया लॉ है ये इम्प्लीमेंट किया जाता है. दिस लॉ इज़ अ फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग अ वुमेन राइट टू वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. दिस इज़ अ सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग वाइव्स, मदर्स, डॉटर्स एंड सिस्टर्स अफेक्टेड बाय वायलेंस इन देयर होम्स. क्लियर, तो इस तरीके से जो है ये रूल बना दिया जाता है, लॉ बना दिया जाता है. और ये देखो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये सब चीज़ें जो हैं आगे बताई जाती हैं. दैट मीन्स मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो ये देखा आपने कि किस तरीके से जो है वो डिमांड उठती है, डिस्कशन होता है और फिर किस तरीके से नया रूल बन जाता है. क्लियर, तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको रीडिंग लगा लेंगे. तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि किस तरीके से जो है वो रूल बना. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे, रीडिंग लगा लेंगे इसकी. चलिए, तो दिस वे what we have understood as the above example shows, the role of citizen is crucial in helping parliament frame different concern that people might have into laws. यानी कि जो सिटीजन है, जो लोग हैं, पब्लिक है, वो अपना रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉ मेकिंग में. हमने कहा भी तो है दैट वी लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज अ डेमोक्रेसी, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक, टू द पब्लिक, है ना. सिटीजन्स का रूल है, सिटीजन्स क्या कर रहे हैं, अपने लिए रूल बनवा रहे हैं. क्लियर, फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, द वॉइस ऑफ सिटीजन इज अ क्रूशियल एलिमेंट. यानी कि जो पब्लिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे जो बिल पहले प्रेजेंट किया, अभी हमने अबव एग्जाम्पल में पढ़ा, अगर लोग उसकी अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाते, उसको एक्सेप्ट कर लेते, तो क्या होता, उसमें बहुत सारी कमियां रह जाती है ना. तो वो जो बिल था उसके अगेंस्ट जो पब्लिक थी, सिटीजन थे, उन्होंने अपनी वॉइस रेज की, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया. और ये जो वॉइस है, वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स, ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग द वर्क दैट पार्लियामेंट डज मोर एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट टू दी पीपल. ठीक है, तो इस तरीके से जो पब्लिक है वो पार्लियामेंट की हेल्प करती है. चलो अब हम बात करते हैं, अगर कोई लॉ अनपॉपुलर हो या कंट्रोवर्शियल हो, यानी कि गवर्नमेंट जो है उसको लगे कि ये रूल ठीक है, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन पब्लिक को लगे कि ये लॉ हमारे लिए फेवर में नहीं है. समटाइम्स अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो भी डिसीजंस, जो भी उसका रूल रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपरली है, लेकिन लीगल है, हम अगर प्रॉपरली कहें लीगल है, लेकिन but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that intention behind it is unfair and harmful.
यानी कि वो लीगली ठीक है, लेकिन लोगों को अगर ये लगे कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? तो लोग उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हैं, राइट अबाउट इन न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट टू टीवी न्यूज़ चैनल्स एट्सेट्रा। यही तो डेमोक्रेसी है ना। अगर हमें कोई चीज़ सही नहीं लग रही है तो हम उसको क्रिटिसाइज करें, हम उसका विरोध करें, हम प्रोटेस्ट करें, है ना। जैसे अभी आपको एग्जांपल मैं देती हूँ, देखो पिछले दिनों ही अभी आपने देखा था, हमने पढ़ा भी है पहले कि जो फार्मर्स के लिए 3 बिल प्रेजेंट किए गए थे, है ना। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइसेस एश्योरेंस बिल 2020 एंड थर्ड द एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2020। ये तीनों बिल जो हैं ये क्या किए गए थे? इंट्रोड्यूस किए गए थे। लेकिन जो फार्मर्स हैं, अभी पिछले दिनों उन्होंने स्ट्राइक की थी, ध्यान है आपको, है ना। तो उन्होंने क्यों स्ट्राइक की? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बिल जो है ये हमारी फेवर में नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? उसको क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो यही सब तरीके तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी में क्या है, सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय दी पार्लियामेंट, यानी कि लोग विरोध कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट कोई रिप्रेसिव लॉ बनाती है, यानी कि कोई लोगों के फेवर में जो लॉ नहीं है, तो उन लॉज का विरोध वो कर सकती है। और when a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this। और जब ये प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पर होता है, बहुत सारे लोगों के द्वारा होता है, तो पार्लियामेंट को सोचना पड़ता है दोबारा से उस लॉ के बारे, उस बिल के बारे में, या उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट पर क्या होता है? प्रेशर आता है पब्लिक का, है ना। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, जो बिल है उसको अपोज कर लिया जाता है अगर कोई अनफेवरेबल लॉ है, अनपॉपुलर है, या कोई कंट्रोवर्शियल लॉ है। जैसे देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, यहीं पर आपकी बुक में दिया गया, जैसे म्युनिसिपल लॉज ऑन द यूज़ ऑफ स्पेस विद इन म्यूनसिपल लिमिट। जैसे आपने देखा है मार्केट में आप जाते हो, जो वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, इनको जो है मार्केट में एक प्रॉपर हर जगह पर अपनी जो रेडियां हैं, ठेले हैं, वो लगाने का जो है राइट नहीं होता, है ना, जो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग लीगल। नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पार्मेंट्स इजीली। और ये सही भी है ना, क्योंकि जब ये ठेले, ये रेडियाँ जब बहुत सारी लग जाती हैं तो गाड़ियों को निकलने में या पैदल चलने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, एक्सीडेंट हो सकते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये चीज़ सही है। लेकिन फिर भी अगर हम दूसरा पहलू देखें इसका, वन ऑल्सो कैन नॉट डिनाई दैट हॉकर्स एंड वेंडर्स प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज चीपली एंड एफिशिएंटली टू द मिलियंस लिविंग इन अ लार्ज सिटी। ये जो हॉकर्स हैं ये बहुत कम रेट पर, अगर हम शॉप की बात करें, बड़ी बड़ी शॉप्स पर हम जाते हैं, वही चीज़ हमें बहुत कॉस्टली मिलती है ना। वहाँ तक आने जाने का जो हमारा खर्चा लग जाता है, चाहे हम पेट्रोल डीजल की बात करें या ऑटो रिक्शा की बात करें, टाइम की हम बात करें, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं इन हॉकर्स के थ्रू, क्योंकि हमारे घर तक आ सकते हैं और कम रेट पर हमें चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरीके से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। सो दिस इज़ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यही उनका क्या है, लाइवलीहुड भी, इसी से उनकी आजीविका चलती है। हैंस इफ़ द लॉज फेवर्स वन ग्रुप एंड डिसरिगार्ड्स द अदर इट विल बी कॉन्ट्रोवर्शियल। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ग्रुप को तो क्या कर रहा है, ये फेवर कर रहा है ना। जो मार्केट के लोग हैं जिनको ये असुविधा हो रही है उनको तो फेवर कर रहा है, लेकिन इन्हीं हॉकर्स को और वेंडर्स को ये क्या कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा। कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया ना ये। तो इस तरीके से जो लोग हैं, पीपल हु थिंक दैट लॉ इज़ नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। और अगर ये इश्यूज बढ़ जाते हैं, लोगों को लगता है कि ये जो कानून है ये ठीक नहीं है ना, तो क्या कर सकते हैं लोग, कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हैं। एंड द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसल लॉज इफ इट फाइंड्स दैट दे डोंट एडहियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोर्ट जांच करती है और उसको ये लगता है कि पर्टिकुलर जो भी कंट्रोवर्शियल लॉ है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो उसको कैंसिल कर सकती है या उसको मॉडिफाई करने का भी कह सकती है। क्लियर। तो इस तरीके से जो है हम अपोज कर सकते हैं लॉज को। अब देखो यहीं पर आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, रोज़ा पाका, 7th क्लास में था आपका ये एग्जांपल। जो कौन थी, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू
वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955, ये उस समय यूएसए की बात है जब वाइट और ब्लैक अमेरिकन जो थे, वाइट एंड ब्लैक है ना, तो इनके बीच में क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनल ऑरिजिन, इन सब के बेस पर क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो बाहर से आकर के लोग यहाँ पर बस गए थे उनको वो राइट्स नहीं दिए जाते थे जो नेटिव यानी कि जो वहीं के लोग थे उनको दिए जाते थे। जैसे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उन सब में इनको सीट्स जो है वो नहीं मिला करती थी। तो ऐसे ही जो रोज़ा पार्क है, ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, तो इन्होंने एक वाइट मैन को अपनी सीट देने से रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि वाइट मैन तो क्या थे, वो अपने आप को वो सुपीरियर मानते थे कि सब चीज़ों पर हमारा ही राइट है ना, हम बैठ सकते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने जो रोज़ा पाक थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया अपनी सीट देने से। तो शी प्रोटेस्टेड द लॉ ऑन सेग्रीगेशन दैट डिवाइडेड अप ऑल पब्लिक स्पेसेस इंक्लूडिंग द स्ट्रीट्स बिटवीन द वाइट्स एंड द अफ्रीकन अमेरिकन। तो उन्होंने इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया, यानी कि ये चीज़ गलत हो रही है। जब हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे पास सिटीजनशिप है, हम लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, है ना, ऑल आर इक्वल। तो उन्होंने इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया। तो धीरे धीरे जो प्रोटेस्ट है उनके साथ, इस मूवमेंट के साथ और भी लोग जुड़ते चले गए। एंड हर रिफ्यूज़ल वाज अ की इवेंट दैट मार्क द स्टार्ट ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट। और इसी से जो सिविल राइट मूवमेंट है वो शुरू हुआ। देखो कहीं से एक छोटी सी शुरुआत होती है ना, और वो छोटी सी शुरुआत ही क्या करती है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाती है। और वो मूवमेंट इतना बड़ा हो जाता है कि गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाती है और उसको रूल अपना चेंज करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो सिविल राइट मूवमेंट था उसके कारण जो है सिविल राइट एक्ट 1964 में बनाया गया, विच प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ऑरिजिन इन द यूएसए। तो यूएसए में क्या हुआ, ये रूल बनाया गया, ये लॉ बनाया गया कि किसी के भी साथ उनकी रेस, उनका रिलीजन और उनके जो नेशनल ऑरिजिन है उसके बेस पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया कि किस तरीके से जो अगर कोई भी कंट्रोवर्शियल लॉ है हम उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ही आपके सामने कुछ इमेजेस हैं। प्रोटेस्ट हम किस किस तरीके से कर सकते हैं ना, हमने कहा प्रोटेस्ट। तो देखो जो फर्स्ट इमेज है आपकी, ये कौन है, इरोम शर्मिला। ठीक है, इरोम शर्मिला जो हैं ये इन्होंने भूख हड़ताल की थी। ये इंडियन एक्टिविस्ट थी और लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक 16 साल तक जो है इन्होंने अपनी जो हंगर स्ट्राइक है वो चलाई, भूख हड़ताल की इन्होंने। सरकार की जो पॉलिसी थी किसके अगेंस्ट की थी, इन्होंने अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल सिक्योरिटी लॉ फॉर द अबॉलिशन ऑफ आर्म्ड फोर्स फेड इन जेल, इसके अगेंस्ट जो इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी। 5 नवंबर 2000 मणिपुर में जब ये इरोम शर्मिला जो है ये स्ट्राइक पर बैठ गई थी। ठीक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्ट्राइक इसको, हंगर स्ट्राइक इसको कहा जाता है। क्लियर, ध्यान रखना है आपको। यहीं पर ये देखो आप दूसरी जो इमेज है, अरेस्ट एस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ये अपनी कॉलेज की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये जो है पब्लिक जो है बहुत बड़े लेवल पर जो है पब्लिक जो है प्रोटेस्ट कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है ना। तो ये अलग अलग तरीके हैं किस तरीके से जो है हम विरोध कर सकते हैं। भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं लोग, धरनों पर बैठ सकते हैं लोग, प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरीके हैं कि किस तरीके से हम सरकार की नीतियों का या जो भी रूल उन्होंने बनाया है उसका हम विरोध कर सकते हैं अगर हमें कोई कंट्रोवर्शियल ऐसा इशू लगता है। वैसा नहीं है कि हम किसी के लिए भी जा कर के बैठ जाएंगे, तो रूल तो सबके लिए होना चाहिए, है ना। अगर वो हमारी फेवर में नहीं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है तो ठीक है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं चैप्टर। पिक्चर्स को हमने देख लिया है। वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। हमने पढ़ा ना कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर दिया, तो वहीं तक हमारा काम खत्म नहीं होता, काम तो अब शुरू होता है। ठीक है, अब जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुन दिए हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं उनको आगे तक पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये सब हमें चेक करते रहना ज़रूरी है। इट इज़ देन दैट we begin to use newspapers and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their actions when we feel it is required। यानी कि हम उनके कामों को जो है चेक करते रहें और अगर हमें लगे कि वो काम सही नहीं है तो हम उनको क्रिटिसाइज करें। Thus what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps Parliament performs its representative functions properly। that means whole soul कौन है,
पब्लिक है। पब्लिक ही है जो इलेक्ट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने मुद्दों को उनको बताती है, अपनी डिमांड्स को, अपनी नीड्स को उनको बताती है, और उसके अकॉर्डिंग उनकी क्या क्या ज़रूरत है, कैसे पॉलिसीज़ बननी चाहिए, ये सब कौन बताता है? पब्लिक ही बताती है। ठीक है, सो पब्लिक इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लियर? चलिए, तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। ये एक्सरसाइज है आपकी, आप एक एक क्वेश्चन को रीड करें, फाइंड आउट करें, और जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करें। सो दिस वॉज द फोर्थ चैप्टर। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। इफ़ देर इज़ एनी डाउट यू कैन कीप मी पोस्टेड। कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करें जो भी आपके डाउट्स हैं, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।